नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं यहाँ सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। जो हम लोगों की आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी, उसी सीरीज़ में आज हम लोग जीएस फर्स्ट पेपर का प्रश्न देखेंगे, जो कि 200 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाह रहा था कि देखिए, जो लोग भी आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं या जो लोग कर रहे हैं आंसर नहीं भेज रहे हैं, ठीक है, लिखते रहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लिखते रहिए। और लिखना ही बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, जो पीसीएस की परीक्षा है, यूपी पीसीएस की जो परीक्षा है, जो एग्ज़ाम है, वो 3 चरणों में होता है। एक आपका पीटी एग्ज़ाम होता है, दूसरा मेंस होता है और तीसरा इंटरव्यू होता है। देखिए, पीटी के एग्ज़ाम आपके जुड़ते नहीं हैं, जो मार्क्स हैं, जो पीटी वाला एग्ज़ाम होता है उसके मार्क्स जुड़ते नहीं हैं आपके फाइनल जो रैंकिंग बनती है, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि जो मुख्य परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और इसलिए भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसी के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स, दो चीज़ों के मार्क्स यहाँ पे आपकी रैंक बनाने में जुड़ते हैं। अब एक चीज़ समझिए आप लोग कि अगर जैसे आप लोगों के मेंस में अच्छे मार्क्स आ गए, तो आप लोगों को इंटरव्यू बहुत अच्छे से, अगर आपको कम नंबर भी मिलते हैं तो आप लोगों का अच्छी रैंक आ जाएगी, ठीक है। अच्छे नंबर मिलते हैं तो और अच्छी रैंक आ जाएगी। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि दोस्तों, मेंस की जो आंसर राइटिंग है, वो देखिए एक दिन या एक महीने में नहीं आती, धीरे धीरे आती है, ठीक है। एक दिन लिखेंगे, 2 दिन लिखेंगे, 3 दिन लिखेंगे, और लिखते लिखते ही चीज़ें आती हैं। और पहले जब स्टार्ट करेंगे तो मैं कीवर्ड देता हूँ, इसीलिए मैंने कल का जो टेस्ट हुआ था उसमें मैंने पुराने प्रश्न दिए थे कि कम से कम आप अब बिना देखे या बिना कीवर्ड के आप लोग देखिए कि कितना अच्छा उत्तर लिख पाते हैं, ठीक है। अब मैं अगला जो टेस्ट संडे को होगा तो वो भी 9 से रात को 9 से 10 के बीच में होगा, ठीक है। और जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन हैं या जो टॉपिक वाइज नोट्स हैं दोस्तों, जो व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो उसमें फर्स्ट पेपर का जो है हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसके प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और जो आपका फोर्थ पेपर और फर्स्ट पेपर दोनों को एक साथ लेकर चला जाएगा, ठीक है। जो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हैं उन सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि दोनों पेपरों की चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। और आंसर राइटिंग दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं किस तरीके से बताऊं, क्योंकि देखिए, धीरे धीरे चीज़ें, पहली बार जब आपने प्रश्न लिखा होगा, कोई भी उत्तर लिखा होगा, तो उस समय अच्छा नहीं रहा होगा, हैंडराइटिंग नहीं अच्छी रही होगी, कुछ कमियां रह गई होंगी, कुछ कोटेशन नहीं डाली होगी, कीवर्ड को हाईलाइट नहीं किया होगा। तो धीरे धीरे दोस्तों ये चीज़ें आती हैं, एकदम से नहीं आ जाती हैं, ठीक है। और जो लोग नहीं भी दे रहे हैं इस बार या देने को नहीं मिलेगा मेंस, तो वो अगले नेक्स्ट ईयर की तैयारी भी बहुत अच्छे से हो सकती है। और पीटी में आप लोगों को मेंस का बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग लिखना चालू करिए। एटलीस्ट आप लोग 2 प्रश्न तो डेली लिखिए ही, और लिखकर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करिए आप लोग, ठीक है। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से लिखना चालू कर दीजिए। और उत्तर लेखन धीरे धीरे ही आता है, एकदम से चीज़ें सही नहीं होती हैं, तो धीरे धीरे ही चीज़ें ठीक होंगी, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, आप लोग लिखना ज़रूर से ज़रूर चालू कर दीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप के अधिक जानकारी के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी डिटेल डाल दी है। तो आप लोगों की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग 2 प्रश्न लिखते हैं डेली, वही लिखते रहिए, वही बहुत होगा। जो लोग और ज़बरदस्त तरीके से लिखना चाहते हैं, तो वो लोग ही केवल व्हाट्सएप जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, जो लोग चैनल पर पहले बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आप लोगों को टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। और आप लोगों को दोस्तों मेरा कार्य अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। 2 प्रश्न देखेंगे हम लोग, जीएस फर्स्ट पेपर का और जीएस सेकंड पेपर का, 2-2 प्रश्न करके हम लोग देखेंगे। प्रश्न क्या है? स्वतंत्रता संग्राम में विशेष तौर पर गांधीवादी चरण के दौरान महिलाओं की भूमिका की विवेचना करनी है। तो इस प्रश्न को अच्छे से समझिए कि क्या चीज़ पूछी जा रही है और क्या चीज़ आप लोगों को बतानी है,
ठीक है। तो गांधी जी का कोई कोट या कोई लाइन से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं जो महिलाओं के ऊपर कही गई हो। तो उससे क्या होगा, जैसे इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, बॉडी पार्ट हो गया और कंक्लूजन पार्ट हो गया, तो तीनों में अगर आप एक एक कोटेशन डाल देते हैं तो आपका उत्तर बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। और उत्तर को पॉइंट में नहीं लिखना, आप लोग चार्ट या फ्लो चार्ट या जो आपका एक डायग्राम होता है उसको बना सकते हैं। ठीक है, आपको पॉइंट्स या हेडिंग के फॉर्म में नहीं डालना चाहिए। ठीक है, ये कोई ग्रेजुएशन वाला चीज़ें नहीं हैं, ये कंपटीशन है और यहाँ आप जितना बेहतर कर सकते हैं अपने जो आंसर राइटिंग है उसको और भी ज़्यादा बेहतर करनी होगी। और उसके लिए आप लोगों की हैंड राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है और धीरे धीरे ही चीज़ें ठीक होती हैं। ठीक है, तो प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझिए। स्वतंत्रता संग्राम में विशेष तौर पर गांधीवादी चरण के दौरान महिलाओं की भूमिका की विवेचना करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम की। तो स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, तो जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था, स्वतंत्रता संग्राम से भी महिलाओं की भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है। ठीक है, गांधीवादी चरण जो था उसके पहले भी, वो चाहे 1857 का रिवोल्ट हो, तो उसमें क्या था, उसमें बहुत सारी महिलाओं ने भाग लिया, जिनमें मुख्य जो रूप से थी रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल। तो इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर नेतृत्व किया और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेज़ों से लोहा लिया। ठीक है, उनके विरुद्ध आंदोलन किया, धरने पर भी बैठी और उनके विरुद्ध सारी चीज़ों में हर तरीके से भारतीयों के लिए सहयोग किया। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले गांधीवादी चरण आंदोलन में जो स्वदेशी आंदोलन होता है 1905 में होता है, और जिसमें होता क्या है कि महिलाओं की भागीदारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ की महिलाएं इसमें हिस्सा लेती हैं। ठीक है, और पुरुषों के साथ ये धरने पर भी बैठती हैं, आंदोलन में भी जाती हैं और जेलों तक में जाती हैं। ठीक है, गिरफ्तारी भी देती हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंज था समाज में कि पुरुषों के साथ साथ में महिलाएं भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें भागीदारी कर रही थी। ठीक है, और गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी का जो चरण था, गांधी जी ने कुछ विचार भी दिए थे कि सत्य, अहिंसा, तो इन चीज़ों से प्रेरित होकर महिलाओं ने जो भागीदारी की थी। और गांधी जी ये खुद अच्छी तरीके से जानते थे कि महिलाएं जो होती हैं वो एक स्वभावता जो होता है, उनका स्वभाव ही होता है कि अहिंसक होता है। ठीक है, तो महिलाओं की भागीदारी गांधी जी और अच्छी तरीके से चाहते थे कि जिससे जो हमारा मूवमेंट है, तो जो एक संग्राम है, जो एक आंदोलन है, वो अच्छी तरीके से रूप ले सके। ठीक है, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी महिलाओं की भागीदारी में भी वृद्धि होती है। ठीक है, 1929 और 30 में चलता है। तो उस समय शराबों की दुकानों पर भी महिलाओं ने धरना दिया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, महिलाओं ने हर एक आंदोलन में, ठीक है, जो भी गांधीवादी चरण हुआ है उसमें महिलाओं ने बहुत अच्छा नेतृत्व, वो चाहे निचले स्तर पर हो, वो चाहे मध्यम स्तर पर हो, या आपका अपर लेवल या नेतृत्व स्तर पर हो। अब जैसे बहुत सी महिलाओं ने दिशा और नेतृत्व भी प्रदान किया है। तो कौन कौन सी महिलाएं हैं, जैसे उनमें मुख्यतः कौन कौन सी हैं, जैसे विजय लक्ष्मी पंडित जी हैं और सरोजिनी नायडू जी हैं और एनी बेसेंट जी। तो इन सभी लोगों ने क्या किया है कि महिलाओं की एक छवि को अच्छा किया गांधीवादी चरण में। और जो ग्रामीण महिलाएं थी उनका तो था ही, जो एक मिडिल क्लास की फैमिली की महिलाएं थी वो थोड़ा सा अभी पीछे थी, लेकिन वो आगे वाले भारत छोड़ो आंदोलन में भी वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। अब बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, गांधीवादी चरण जो स्टार्ट होता है वो आपका जो 1917 है। ठीक है, 1917 से लेकर 1947 तक स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसी के बीच की हमें बातें बतानी है। जो चीज़ पूछी गई है उसी को बताने हैं, उन्हीं पॉइंट्स को डालना है। और जो चीज़ें जैसे जो कीवर्ड होते हैं उनको आप लोग दोस्तों हाईलाइट ज़रूर किया करिए। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन में क्या हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन भी चलाया गया। इसमें नेतृत्व जो कर रहे थे गांधी जी, इनको भी जेल में डाल दिया गया और भी कई लोगों को जेल में डाल दिया गया। तो नेतृत्व विहीन भी था एक तरीके से, और उसके साथ साथ में एक इनडायरेक्टली नेतृत्व भी किया जा रहा था कि जिनमें जो महिलाएं थी, महिलाओं की भागीदारी थी, जिनमें मुख्यतः जो थी वो अरुणा आसफ अली जी थी और आपकी सुचिता कृपलानी जी थी, उषा मेहता जी थी जो रेडियो से प्रसार किया करती थी, रेडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक किया करती थी। तो ये चीज़ थी।
और क्या था कि गांधी जी का जो आंदोलन थे, गांधी जी चरण था, उसमें और जैसे हर वर्ग की महिला थी, वो कोई भी धर्म, जाति, लिंग, समुदाय कहीं से भी बिलोंग करती हों, वो सभी की भागीदारी, जो महिलाएं थी उन सभी की भागीदारी इसमें देखी गई थी। ठीक है। अब इनमें और कौन कौन सी थी कि जैसे बेगम साफ़िया जी थी, रेहाना तैयब जी थी। ठीक है। तो ये गांधीवादी चरण में महिलाओं ने अपन बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम जो था, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था, उसमें महिलाओं ने बहुत ही अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया था। अब गांधी जी का एक आंदोलन का दौर आता है जिस समय गांधी जी थोड़ी सी रचनात्मक दौर में पहुंच जाते हैं, और रचनात्मक दौर में पहुंचने के बाद जनता भी शिथिल हो जाती है, और शिथिल होने के बाद उस समय लोगों का ध्यान रचनात्मक चीज़ों पर लगाते हैं कि जैसे वो जो हिंदू मुस्लिम एकता है उसको वृद्धि करने पर अपना ध्यान लगाते हैं। ठीक है। महिलाओं ने भी इसमें योगदान किया, गांधी जी ने भी योगदान करते हैं कि शिक्षा को किस तरीके से बढ़ाया जाए, और मद्य निषेध को, जो आपका शराब सेवन है उसको करने के लिए गांधी जी ने काफ़ी प्रयास किए कि ना किया जाए, कोई ना करे, मद्य निषेध किया। ठीक है। इसको मना किया कि ये सब चीज़ें गलत हैं। अस्पृश्यता, जो छुआछूत होती, इसके लिए गांधी जी ने बहुत आंदोलन किया, प्रयासरत रहे कि ऐसी चीज़ें समाज में घटित ना हो। ठीक है। अब देखिए 200 वर्ड में आप लोगों को दोस्तों लिखना है। ठीक है। 200 वर्ड में कुछ इतने सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं, अब कुछ पॉइंट्स आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग ऐड करिए, ऐड करने के बाद कुछ नई चीज़ें जो भी आपको लगता है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो भी रेलेवेंट है उसको आप लोग डाल सकते हैं। अब निष्कर्ष में आप लोगों को बताना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें गांधी जी के आगमन से क्या हुआ था कि महिलाओं में एक नई स्फूर्ति आई, और महिलाओं को अच्छी तरीके से एक सहारा मिला, और महिलाओं की भागीदारी में भी वृद्धि हुई। ठीक है। तो हर एक आंदोलन में, वो चाहे आपका स्वदेशी आंदोलन हो या सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या आपका भारत छोड़ो आंदोलन हो, सभी आंदोलनों में महिलाओं की धीरे धीरे एक संख्या जो है, संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है। तो इन्हीं की भूमिका की विवेचना करनी थी, और निष्कर्ष के रूप में आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन और किसी एक अच्छी लाइन से महिलाओं के प्रति या महिलाओं के कार्यों के प्रति, कोई जो महिला कार्य करती हैं उनसे रिलेटेड कोई अगर लाइन आपको मिलती है तो उसको आप लोग यहाँ पर कंक्लूजन में कोट कर सकते हैं। ठीक है। तो और इस प्रश्न को लिखने के बाद आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर चैनल है पीसीएस एकेडमी का, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, और उसी में मैं सारे के सारे आंसर आप लोगों को सेंड करता हूँ, जिससे आप दूसरों के उत्तर भी देख सकते हैं। ठीक है। चलिए अब सेकंड प्रश्न देखते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 51 है, और 200 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। जीएस सेकंड पेपर का यह प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और इस प्रश्न को सबसे पहले आप लोग समझिए कि प्रश्न को छोटी छोटी चीज़ों में तोड़ लेने से बहुत ही अच्छा हो जाता है। कि जैसे प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि विभिन्न स्तरों पर सरकारी तंत्र की प्रभाविता एवं शासकीय तंत्र में जन सहभागिता अन्योन्याश्रित होती है। ठीक है। भारत के संदर्भ में इनके बीच के संबंध को आपको चर्चा करना है कि जैसे देखिए, एक सरकारी तंत्र होता है जो शासकीय तंत्र होता है, और एक जन सहभागिता होती है। ठीक है। सरकारी तंत्र और शासकीय तंत्र दोनों में जन सहभागिता क्यों जरूरी होती है, या इसके बीच संबंध को आपको बताना है, चर्चा करनी है। ठीक है। अब दोनों, जैसे जो सरकारी तंत्र की प्रभाविता तथा शासकीय तंत्र में जन सहभागिता जो होती है वो क्यों जरूरी होती है, क्यों आश्रित होते हैं कि जन सहभागिता, चाहे आपका सरकारी तंत्र हो या शासकीय तंत्र हो, दोनों में जरूरी होती है। ठीक है। शासन और प्रशासन दोनों में जन सहभागिता क्यों जरूरी होती है, तो ये बताना है आपको, और दोनों के बीच में संबंध को स्थापित करना है। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को ध्यान रखना है, 200 वर्ड में लिखना है। अब इस प्रश्न की शुरुआत आप लोग अच्छे से इंट्रोडक्शन के माध्यम से, इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट में लिख सकते हैं। जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लोगों को क्या करना है कि कोई अच्छी गीत की लाइन अगर मिलती हैं
तो उनको कोट कर सकते हैं, कोई कोटेशन मिलती है तो उसको लिख सकते हैं, कोई अच्छी लाइन मिलती है आप लोगों को तो उसके माध्यम से उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं, जिससे आपका उत्तर बेहतरीन हो सके। ठीक है। और दोस्तों लिखना ज़रूर स्टार्ट करिए आप लोगों को, जो लोग भी डेली लिख रहे हैं आप उनसे ज़रूर पूछिए कि उनको क्या फ़ायदा हो रहा है। और सारी चीज़ें देखिए, मेंस बहुत ही ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा, मेंस बहुत ही ज़रूरी है। मेंस के आधार पर ही सारी चीज़ें ठीक होंगी। अगर मेंस में आप उत्तर लेखन नहीं कर पाए, देखिए पढ़ते तो बहुत सारे लोग हैं, आपने पढ़ भी बहुत लिया होगा, इसीलिए मैं फ्लो चार्ट के माध्यम से देता हूँ चीज़ें, या नोट्स जो प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्लो चार्ट और ग्राफ के माध्यम से। तो उससे होता क्या है, देखिए अगर आपको मुख्य मुख्य चीज़ों का आइडिया लग जाता है और आप चीज़ें पढ़ भी रहे होते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि आपको क्वेश्चन लिखने में आसानी होती है। ठीक है। और बहुत से लोगों ने बहुत सी चीज़ें पढ़ी होती हैं, उनको बोला जाए तो वो पीएचडी भी कर लेंगे, लेकिन उनसे कहा जाए एक प्रश्न लिख दीजिए तो उसका उत्तर नहीं लिख पाएंगे। तो कहने का मेरा मतलब यही है, अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन उत्तर लेखन से ही होना है। तो इसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। ठीक है। अब प्रश्न दोबारा हम लोग देख लेते हैं। विभिन्न स्तरों पर सरकारी तंत्र की प्रभाविता और शासकीय तंत्र में जन सहभागिता अन्योन्याश्रित होती है। भारत के संदर्भ में इनके बीच के संबंध पर चर्चा करनी है। तो यह प्रश्न है। सबसे पहले चीज़ आपको देखनी है कि देश का विकास किस तरीके से होता है। किसी भी देश का विकास जो होता है वो सामाजिक तौर पर होता है। समाज जो होता है हमारा, ठीक है, समाज में लोग होते हैं, तो लोगों का विकास किस तरीके से क्या किया जाए उस पर बातें होती हैं। वो कार्य किए जाते हैं सरकारी तंत्र और शासकीय तंत्र में, शासन और प्रशासन के द्वारा। आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर, तो हर तरीके से जो एक समावेशी विकास होता है उसमें सरकार व जनता के बीच के सहयोग पर आधारित होता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि सरकार ही कार्य करती रहेगी, सारी चीज़ें क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या नहीं, अगर उस पर फीडबैक नहीं मिलेगा तो वो चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। कहने का मतलब यही है कि जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक चीज़ें ठीक नहीं होने वाली। ठीक है। अब जैसे देश का विकास के बारे में हम लोगों ने शासन और प्रशासन से संबंधित चीज़ों पर जाना कि किस तरीके से जन सहभागिता शासन और प्रशासन में ज़रूरी है सभी के विकास के लिए, वो चाहे आपका सांस्कृतिक हो या आर्थिक हो, राजनीतिक हो या सामाजिक हो। ठीक है। अब स्वतंत्रता से पश्चात से, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता के पश्चात से हुआ क्या है। ठीक है। तो स्वतंत्रता के पश्चात दोस्तों जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हुआ क्या था कि हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई गई थी। इसमें होता क्या है कि जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और जो प्रतिनिधि होते हैं वो संसद में जाकर जनता की बातों को रखते हैं। ठीक है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद हुआ क्या कि हमारे यहाँ देश में नौकरशाही, केंद्रीकरण और पारदर्शिता में बहुत कमी आई, भ्रष्टाचार को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिला। ठीक है। तो ये बहुत सारी परेशानियाँ हमारे देश में आई स्वतंत्रता के पश्चात। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ऐसा हुआ है कि शासन और प्रशासन में, जैसे पिछले कुछ दशकों में ऐसा हुआ है कि जो नवीन कानून एवं नीतियों की मांग है, ठीक है, वो जनता के द्वारा उठाई जाने लगी। ठीक है। वो चीज़ जनता के द्वारा उठाई जाने लगी, नवीन कानून एवं नीतियों की मांग की जाने लगी कि ऐसे केसेस होने लगे, तो उनकी वजह से चीज़ें जनता के द्वारा इनकी डिमांड की जाने लगी कि जैसे जन लोकपाल अन्ना हजारे के द्वारा चलाया गया था। ठीक है। तो ये भी एक जनता की भलाई के लिए था और जन सहभागिता को भी प्रदर्शित करता है कि किस तरीके से शासन और प्रशासन में जन सहभागिता को जो निर्माण होता है उसका किया जा रहा था। जन सहभागिता किस तरीके से की जाए शासन और प्रशासन में, उस तरीके से बताया जा रहा था। जैसे निर्भया कांड था, तो निर्भया कांड बहुत ही घिनौना कांड हुआ था और होने के बाद ही कानून बनाने की ज़रूरत पड़ी और सरकार ने बनाया भी। तो यहाँ क्या है, जन सहभागिता भी ज़रूरी है कि हाँ जनता की राय क्या है, जनता की राय के अनुसार जो कार्य होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं और एक अच्छे समाज के निर्माण में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है। और
इनके कुछ माध्यम भी हो सकते हैं कि जैसे जो हमारी गवर्नमेंट है, जो सरकार है, शासन और प्रशासन है, वो ईमेल और वेबसाइट के माध्यम से लोगों की राय पूछ सकती है, तो जन सहभागिता को सुनिश्चित कर सकती है, ठीक है, और चीज़ों को अच्छा कर सकती है। तो ये पिछले कुछ दशकों में देखा गया है जन सहभागिता को हमारे देश में, ठीक है। अब ये संबंध पर चर्चा हो रही है। अगला पॉइंट कौन सा है कि नीतियों के क्रियान्वयन स्तर पर, तो नीतियां जैसे देखिए बनाते संसद में बैठे शासन के लोग हैं, लेकिन प्रशासन के लोग जो होते हैं, जो प्रशासक होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो लोग नीतियों को लागू करवाते हैं। तो जो लागू करवाते हैं उनके स्तर पर जैसे भ्रष्टाचार, बहुत सारी चीज़ें, अपारदर्शिता, किसी भी चीज़ की जागरूकता ना होना लोगों में, तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं हद तक जनता को समझ में आया कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तो उन्होंने मांग करी, और मांग करी तो फिर ये चीज़ें धीरे धीरे प्राप्त हुई। तो जैसे सूचना का अधिकार है, सूचना का अधिकार जो है वो शासन और प्रशासन में, मेनली प्रशासन में एक पारदर्शिता को भी दर्शाता है। सिटीजन चार्टर हो गया, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये दर्शाती हैं कि जन सहभागिता हमारे यहाँ धीरे धीरे चीज़ें आ रही हैं, जन सहभागिता लागू की जा रही है सरकार के द्वारा, शासन और प्रशासन के द्वारा। अब हाल ही में केरल में एक सामुदायिक पुलिसिंग की भी व्यवस्था की गई है। तो ये समुदाय के लोगों के द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए किए गए कार्य हैं। एक सामुदायिक पुलिसिंग का कंसेप्ट लाया गया है केरल में, और भी कई जगह पर लाया गया है, ठीक है। और क्या चीज़ हो सकती है कि शासन व जनता में संवाद। देखिए शासन और जनता में संवाद भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे जो जनता है, जो सरकार है, सरकार और जनता के बीच में जो मीडियम है वो बहुत ज़रूरी है, संवाद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो किसी के माध्यम से भी हो सकता है, वो फ़ोन के माध्यम से भी हो सकता है, या व्हाट्सएप के माध्यम से भी हो सकता है, फेसबुक के माध्यम से भी हो सकता है, ट्विटर के माध्यम से भी हो सकता है, ठीक है। ये कोई भी माध्यम हो सकता है। आप अपनी जो लोग होते हैं, जनता होती है, यह जनता जो सरकार है, सरकार तक अपनी बात पहुंचा सके अच्छे से, ठीक है। और क्या है, शासन में जनता की बात भी मानी जाए, ठीक है, जो भी चीज़ें रेलेवेंट है उनको लिया जाए, जो भी चीज़ जनता की भलाई के लिए है उन पर संसद में चर्चा हो, और चर्चा होने के बाद उस पर कोई एक कानून बन सके, ठीक है, जिससे एक अच्छे समाज का निर्माण हो और लोगों की भलाई हो सके, ठीक है। तो अब लास्ट में आप लोगों को क्या करना है, लास्ट में आप लोगों को निष्कर्ष के रूप में आप लोगों को बताना है जो हमारा शासकीय और प्रशासकीय तंत्र है उसमें जन सहभागिता ज़रूरी है। कुछ एग्जाम्पल आपने दिए भी हैं, लेकिन इसके साथ में भी अभी और भी चीज़ें जन सहभागिता के लिए चीज़ें कुछ की जानी चाहिए, और भविष्य में बहुत से सुधार भी ज़रूरी हैं, ठीक है, जनता के स्तर पर और शासन प्रशासन के स्तर पर, कि दोनों लोग आपस में मिलकर चीज़ें ठीक कर सकें और एक अच्छे समाज का निर्माण, एक अच्छे देश का निर्माण कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को निष्कर्ष लिखना है, और कुछ पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में भी आते हैं अलग से, अगर आपने कुछ कहीं से भी पढ़ा है तो उसको भी ऐड कर सकते हैं, और एक अच्छा सा उत्तर लिखिए, और कंक्लूज़न में आप लोग कोई अच्छी सी कोटेशन ज़रूर डाला करिए, ठीक है। पैराग्राफ में लिखना है आप लोगों को, और 2 पैराग्राफ में आप लोगों का जुड़ाव होना चाहिए, कोई अलगाव नहीं होना चाहिए, और कीवर्ड को आप लोगों को हाईलाइट करना है, हेडिंग या पॉइंट्स आप लोगों को नहीं डालने हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, ये आज के दोनों प्रश्न हम लोगों ने देख लिए, और दोस्तों आंसर राइटिंग आप लोग बहुत अच्छी तरीके से करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।